चलिए, आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन डी ऑफ मार्बल पेपर 5. Give us the following question is directed by showing the calculation wherever necessary. Each question carries 4 marks और ऐसे आपको 3 क्वेश्चन अटेंड करेंगे. ठीक है, हम तो सारे सॉल्व करेंगे. So determine the value of goodwill based on 5 years purchase of last 4 years average profit from the following information of partnership firm of Nilesh and Nikunj. ठीक है, नीलेश एंड निकुंज का भाई सम है हमारे पास, करेक्ट. और उनकी हमें गुडविल ढूंढनी है. गुडविल का स्टेप क्या है? गुडविल बेस्ड ऑन 5 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years. तो 4 साल का एवरेज प्रॉफिट ढूंढना होगा, उसका 5 गुना आपका गुडविल बन जाएगा. तो चलिए देखते हैं. तो आपका एक मिनट में ये सम वहां पेपर में भी एक बार देख लो. हाँ जी, बिल्कुल सही है. जब शुरू करते हैं तो आपको 4 साल का प्रॉफिट भी दे रखा है, 1 लाख, 120, 40 और 60. तो मैं यहाँ पे ईयर लिख देता हूं. बराबर यहाँ पे आपको टाइटल में लिखना होता है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. फिर 1,20,000, 40,000 का लॉस है और 60,000 का प्रॉफिट है. तो ये होगा 2 लाख, 2,20,000, 2,80,000, तो 2,40,000 रुपए आएंगे हमारे टोटल प्रॉफिट. फिर टोटल प्रॉफिट जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 4. तो अगर 240 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. बिकॉज हमें क्या बोला गया है? एवरेज प्रॉफिट ढूंढने के लिए बोला गया. लास्ट 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट जो भी आएगा, लास्ट 4 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट जो भी आएगा उसका 5 गुना गुडविल होगी. तो लास्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट आ गया, ये टोटल प्रॉफिट है, उसको नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दो. टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये फॉर्मूला वाले लिख लेनी होती है. टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. तो 240 डिवाइड बाय 4 इट इज 60,000 एवरेज प्रॉफिट और उसका 5 गुना गुडविल होगी. तो 60,000 इंटू 5 वो हमारी गुडविल होगी. इट इज एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. एवरेज प्रॉफिट हमारा 60,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 5 years, हमारी गुडविल. नेक्स्ट आते हैं 3 लाख रुपए. From the following information, compute the value of goodwill of Meena and Beena's firm at 3 years purchase of weighted average profit on the basis of last 5 years. तो 2012 से 18, ये 12-18 नहीं 12-13 है. तो चलिए इसको भी जरा ठीक कर दें. चलिए ये 12-13, अच्छा ठीक है, इसको यहीं पे लिख देते हैं, चलेगा मेरे को. तो ये 12-13 है, ये शायद बुक में मिस्टेक होगी इसलिए कॉपी हुआ है. 13-14 है, 14-15 है, ये 15-16 है और ये 16-17 है. ठीक है, ये तो आ गया. हाँ, बोला क्या गया? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मीना एंड बीना फॉर 3 years परचेज ऑफ वेटेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years. 5 साल का वेटेज करना है, बराबर. वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसका 3 गुना गुडविल होगी. तो पहले वेटेज में सिस्टम क्या होता है? पहले प्रॉफिट होगा तो पहले हम लिख देंगे 90,000 इंटू 1. वेटेज में क्या होता है? पहले को 1 से, सेकंड को 2 से, थर्ड को 3 से, फोर्थ को 4 से और 5 को 5 years से मल्टीप्लाई करना होता है. तो 90,000 इंटू 1 90,000, 1,10,000 इंटू 2 2,20,000, 1,20,000 इंटू 3 3,30,000, 1,30,000 इंटू 4 भैया दैट इज 13 4 तो 4 लाख और 1,20 इट इज 5,20,000 और 140 इंटू 5 तो 14 लाख का आधा 7 लाख रुपए आ जाएंगे. तो यहाँ पे ये पूरा क्लियर हो गया. अब ये हम करते हैं क्यों? बिकॉज अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड प्रॉफिट है, डिक्रीजिंग ट्रेंड प्रॉफिट हो तो हमें वेटेज ही लगाना होता है. पर यहाँ ऑलरेडी वेटेज बोला है तो वेटेज लगा रहे हैं. अब इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग. दैट इज 90,000 प्लस 2,20,000 प्लस 3,60,000 प्लस 5,20,000 प्लस 7 लाख. तो 18,90,000 आपका टोटल आएगा और इसका टोटल आता है 15. तो हमें वेटेज एवरेज प्रॉफिट ढूंढना हो तो वेटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? इट इज वेटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय वेट. तो टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, टोटल वेटेज प्रॉफिट आता है यहाँ पे. टोटल वेटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट. सो इट इज 18,90,000 डिवाइड बाय 15, इट इज 15 कर भी लो, इट इज
1,26,000 और उसका 3 गुना गुडविल होगी। तो 126,000 गुडविल इज इक्वल टू टोटल वेटेज प्रॉफिट इंटू 3 नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। फॉर्मूला पहले लिखने की, बाद में ये कैलकुलेशन करने की। तो ये आपका हो जाएगा 3,78,000 जी, वो भी आ गया 3,78,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके मतलब क्या होता है, जब ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो ये लिखो कैलकुलेट वेटेड प्रॉफिट, सॉरी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, फिर यहाँ पे ये ईयर के बाद आपको दैट इज प्रॉफिट के बाद वेटेज 1 2 3 4 5, वेटेज से मल्टीप्लाई करो फिगर आएगा, फिर टोटल वेट प्रॉफिट डिवाइड बाय वेट करेंगे तो हमारा वेटेज प्रॉफिट आ जाएगा, उसको नंबर ऑफ ईयर्स से परचेज करो तो गुडविल आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ। सो द अपराइट profit and loss statement on 31st March 2020 and 21 of KCC Company Limited are given as follows. Prepare comparative statement profit and loss. तो प्रॉब्लम साइज और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं इसको, करेक्ट। तो ये हम बना रहे हैं। नाउ सेल्स रेवेन्यू कितना है, 33 लाख एंड 22 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्टिकुलर्स यहाँ पे क्या आएगा, पर्टिकुलर्स यहाँ पे आएगा सेल्स रेवेन्यू और आपका 2020 का 22 है। हमें कंपैरिजन में क्या होता है, सिर्फ इतनी कॉलम्स बनानी होती है, 20 कॉलम 21 की कॉलम, फिर जो इंक्रीज हुआ और उसके इंक्रीज के परसेंट निकालने होते हैं, नथिंग है। तो उसका एक फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट से उसको सॉल्व करना होता है। यहाँ तो एक्सपेंस है, एक ही एक्सपेंस का कॉलम है, वरना जितने एक्सपेंस के कॉलम हो, जितनी एक्सपेंस हो सारे हमें अलग से लिखना हो तो लिख सकते हैं। सो पॉइंट इज पर हम हमेशा एक टोटल के साथ भी चल रहे हैं। तो यहाँ 33 लाख, आपके वाले 22 लाख थे और अब 33 लाख हो गए, मतलब 11 लाख बढ़े। अब कितने परसेंटेज बढ़ा, तो 22 लाख के सामने 11 लाख बढ़े तो 100 के सामने कितना, मतलब 22 लाख के सामने 11 लाख बढ़े तो 100 के सामने कितना, वो हमें लिखना होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे हम ऐसा कर देते हैं कि देखिए यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ कि यहाँ पे अगर हम बोले तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ, जूम कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 33 लाख के सामने यानी टोटल हमारा कितना बढ़ा, 11 लाख रुपए। तो 22 लाख के सामने अगर 11 लाख बढ़ते हैं, 22 लाख के सामने अगर 11 लाख बढ़ते हैं तो 100 के सामने कितना बढ़ते हैं, तो 100 के सामने कितना। तो यहाँ पे 100 के सामने कितना, 100 इंटू 11 लाख 22 लाख, तो 22 का आधा 11 लाख है तो 50% आएगा। सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ 50% आएगा। अब दूसरा अदर इनकम अगर बोले तो 150 की 225 हुई है, तो बढ़े कितने 75, तो 150 पर 75 बढ़े हैं तो 100 के सामने कितना, तो 150 के ऊपर 75 बढ़े हैं। थोड़ा और जूम कर लेते हैं तो हम कुछ लिख पाए। तो यहाँ पे हमारा कितना बढ़ा है 75, तो यहाँ हम 75,000 लिख देते हैं। ओके 75,000, तो 100 के सामने कितना, तो 100 इंटू 75 डिवाइड बाय 150 इट इज ऑल्सो कॉल 50%, ये भी आ जाएगा 50%। फिर इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 23,50,000 रुपए बराबर, और इसका आ जाएगा 35,25,000। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज 35,25,000 माइनस 23,50,000, तो हमारा 11,75,000 आंसर आ जाएगा। अब 23,50,000 पर 11,75,000 है तो 100 के सामने कितना, तो 100 इंटू 11,75,000 डिवाइड बाय 23,50,000, तो आंसर आएगा 50%, 50%। नेक्स्ट आते हैं एक्सपेंस का, 15,40,000 था, उसका 23,75,000 आ गया, तो डिफरेंस कितना आया, तो यहाँ 23,76,000 माइनस 15,40,000, तो 8,36,000 आएगा। तो 8,36,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 15 लाख,
एक मिनट, 8,36,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 15,40,000, आपका आंसर है 54.28%। सॉरी, ये क्यों, 1540 पे 836 है, तो 8,36,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 15,40,000, तो आया 54.28%। तो हमारा यहाँ आंसर 54.28% है। पहले मैं इसको फिर से चेक कर लूँ, फिगर्स मेरी गलत हो गए हैं। इट इज 23,76,000 माइनस 15,40,000, तो आंसर आएगा 8,36,000 डिवाइड बाय 15,40,000, हमारा 54.28% है एक्सपेंस का। तो यहाँ आप यही करेंगे, मैं इसको ठीक कर दूं, 29% आएगा। चलिए ये भी हमारा आ गया। चलिए, तो इट इज क्लियर। नेक्स्ट आ जाए एक्सपेंस, अब माइनस करेंगे इसमें से, तो 20,50,000 माइनस 15,50,000 माइनस 15,40,000, तो हमारा आंसर आएगा 8,10,000। और 35,25,000 माइनस 23,76,000, तो आंसर आएगा 11,49,000। अब 8-10 माइनस 8,10,000 करेंगे तो बढ़ेगा कितना, एक मिनट रुकिए, 11,49,000 माइनस 8,49,000, 8,10,000, हमारा 3,39,000 आएगा। डिवाइड बाय 8,10,000 करेंगे तो परसेंटेज भी आ जाएंगे, तो वो आ जाएंगे 41.85%। अब बात करेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा इतना आ गया, उसका 30% इनकम टैक्स रेट बोला गया था। 8,10,000 का 30% करेंगे तो 2,43,000, और 11,49,000 का 30% करेंगे तो आंसर आएगा 3,44,700। अब इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है वो भी देख लें। 243 का 344, इट इज 1,01,700। और अगर ये जो बढ़ोतरी है 1,01,700 डिवाइड बाय 2,43,000, तो आपका 41.80% ही आएगा। ये डिवाइड बाय ये इंटू 100, हमेशा आपको जो इंक्रीज हुआ है उसको बेस फिगर से डिवाइड करना होता है इंटू 100, ताकि ये परसेंटेज आ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो 8,10,000 माइनस 8,10,000 माइनस 2,43,000, तो मेरा 5,67,000 आएगा। और 11,49,000 माइनस 3,44,700, तो हमारा 8,04,300 आ जाएगा। अब इसमें से अगर हम आगे बढ़े तो डिफरेंस कितना आएगा, माइनस 5,67,000, तो आपका आंसर है 2,37,300, और उसको डिवाइड करेंगे 5,67,000 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 41.80%। तो दिस विल बी द आंसर, सिंपल। तो पहले सेल्स रेवेन्यू प्लस अदर इनकम, इन दोनों को प्लस करो, उसमें से एक्सपेंस माइनस करो, तो प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स आ जाएगा। इसका 30% करो, करेक्ट, तो इसमें से टैक्स काट लो 30%, तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर इनकम टैक्स आ जाएगा। अब क्या करना है, 33 माइनस 22, तो ये डिफरेंस यानी इस फिगर को इस फिगर से माइनस करो तो आपको इंक्रीज मिल जाएगा, और इंक्रीज को इस फिगर से डिवाइड कर दो तो आपको परसेंटेज मिल जाएंगे।
सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट आ जाए, नाउ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ पीडीआर लिमिटेड कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। तो करंट रेशियो क्या कैसे निकालेंगे हम लोग। इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,80,000। तो पहले हमें करंट रेशियो के लिए करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी चाहिए और लिक्विड रेशियो के लिए लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी चाहिए। तो पहले करंट एसेट के लिए क्या चाहिए, कितनी करंट एसेट्स है यहाँ पे, ये करंट एसेट है, डेटा करंट एसेट है, बिल्सबल करंट एसेट है, स्टॉक करंट एसेट है, करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट है, ये करंट लायबिलिटी है, बिल्सबल करंट लायबिलिटी है, आउटसाइड एक्सपेंस करंट लायबिलिटी, टैक्सेबल प्रोविजन भी करंट लायबिलिटी है। तो आप समझिए करंट एसेट्स है और ये करंट लायबिलिटी है टोटल। आपको साइड बाय साइड निकाल के दे दिया, इतना आसान सम छोड़ो। तो ये 3 लाख रुपए, 3 लाख और यहाँ पे हो जाएंगे 3 और ये 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6 लाख रुपए। करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी 3 और 1 60, 4 60 की करंट लायबिलिटी हो जाएगी। अब लिक्विड एसेट ऑफ लिक्विड लायबिलिटी हमें ढूंढनी होगी। तो करंट एसेट से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करना होता है। प्रीपेड एक्सपेंस तो है नहीं, स्टॉक माइनस कर दो 140 का। तो करंट एसेट 6 लाख की है, उसमें से 140 का स्टॉक माइनस कर दो तो लिक्विड एसेट आ जाएगी 460 की। और करंट लायबिलिटी से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करना होता है तो लिक्विड लायबिलिटी मिल जाती है। पर करंट लायबिलिटी में से यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट है ही नहीं, तो जो करंट लायबिलिटी है वही लिक्विड लायबिलिटी है। तो अब करंट रेशियो की फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ये करंट एसेट है, ये करंट लायबिलिटी है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। पहले आपको फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो आपको रेशियो मिल जाएगा ऑटोमेटिक 1.30:1। एक बार मैं चेक भी कर लूं, 6 लाख डिवाइड बाय 4,60,000 इट इज ओके 1.30:1 बराबर है। और लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला क्या आएगी, लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट आपको लिखनी पड़ेगी लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट कितनी है 460 की, ये रही, और लिक्विड लायबिलिटी वही करंट लायबिलिटी होगी बिकॉज यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट है ही नहीं। तो लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी, तो आपका आंसर आएगा 1:1। सिंपल सा फंडा है। करंट एसेट में से क्या माइनस करना है, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। तो स्टॉक है वही माइनस करो, प्रीपेड एक्सपेंस है नहीं तो माइनस करना नहीं है। और करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करोगे तो लिक्विड लायबिलिटी मिल जाएगी, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट है नहीं। तो जो करंट लायबिलिटी वही लिक्विड लायबिलिटी है। तो करंट एसेट 6 लाख की 140 माइनस करो, लिक्विड एसेट आ जाएगी। तो 460 और 6 लाख और 460। क्लियर हो गया बेटा, एनी डाउट्स? नो डाउट्स। नेक्स्ट आते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ चिराग लिमिटेड कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये बड़ा सिंपल पॉइंट, तो इसका एक फॉर्मेट है बेटा, इसको फॉलो करो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ ही जाएगा। तो देखो आपको है ना स्टेप बाय स्टेप, मतलब वैसे ही सम के अंदर है ना सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के 3 ही स्टेज होते हैं। चलिए, तो मुझे पहले उसको डेस्कटॉप निकालना पड़ेगा। तो जरा हम डेस्कटॉप पे चले जाएं और वहां से मैं फॉर्मेट निकाल लेता हूँ, डेस्कटॉप, और यहाँ हमारा फॉर्मेट है कैश फ्लो का। ऑलरेडी मैंने एक फॉर्मेट बना के रखा था बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो देखिए ये फॉर्मेट है और इसी को फॉलो करना होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्लोजिंग। आपके पास क्या करना होता है, उसके अंदर ओपनिंग क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हमें नेट प्रॉफिट दिया ही हुआ है, प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर दिया ही है, तो वो बैठा हम लिख लेंगे। अब हमें क्या बोला है, पहला स्टेज ट्रांसफर टू रिजर्व, मतलब जो भी आपका प्रॉफिट है जो आपने बांटा है, रिजर्व में ट्रांसफर किया है, डिविडेंड दिया है, इंटरिम डिविडेंड दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, तो उसको प्लस कर लो, रिफंड ऑफ टैक्स माइनस कर लो, ताकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स मिल जाएगा। उसके बाद आपको नॉन के एक्सपेंस जो ये दिए हुए डेब्ट, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये सारे जो नॉन के एक्सपेंस है वो आप प्लस कर दो, और फाइनेंशियल एक्टिविटी की जो इंटरेस्ट है वो प्लस कर दो। फिर इन्वेस्टेड एक्टिविटी की जो इनकम है वो माइनस कर दो, और नॉन कैश इनकम माइनस कर दो। उसके बाद क्या होता है, कोई भी करंट एसेट बढ़ती है तो एसेट कम, तो कैश कम होगी, और कोई भी करंट एसेट घटती है तो कैश बढ़ेगी। तो करंट एसेट घटेगी तो कैश बढ़ेगी, करंट एसेट बढ़ेगी तो कैश घटेगी। तो ये लेस करने का बोला। एसेट और लायबिलिटी का नियम बड़ा सिंपल होता है, ये आप याद रखिए। यहाँ पे वन नोट पे एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब भी आपको एसेट के साथ रिलेशन कैश का इनडायरेक्ट होता है, ये हमेशा याद रखिएगा।
अगर एसेट बढ़ेगी तो कैश घटेगी, और एसेट घटेगी तो कैश बढ़ेगी। यानी इसके साथ जो रिलेशन है वो इनडायरेक्ट का है, और लायबिलिटी का जो रिलेशन है वो कैश के साथ कैसा है, डायरेक्ट। मतलब क्या, अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो कैश भी बढ़ेगी, और लायबिलिटी घटेगी तो कैश भी घटेगी। करेक्ट। तो यहां याद रखिए करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के लिए यही नियम लगता है, ताकि कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। तो हम पहले स्टेज से शुरू करते हैं कि रिजर्व डिविडेंड इंटरडिविडेंड या प्रोविजन फॉर टैक्स से कोई चीज हो तो पहले उसको ऐड बैक कर लें। तो देखो आपके पास टैक्सेशन प्रोविजन भी है, प्रपोज डिविडेंड भी है, तो इन दोनों को हम ऐड बैक कर लेंगे, बराबर है। उसके बाद हमारे पास जो आएगा वो नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आएगा। उसके बाद हमको क्या बोला है कि कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस है तो उसको ऐड बैक कर लो, और नॉन कैश इनकम है वो माइनस कर दो, प्लस इनमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो इंटरेस्ट है वो ऐड बैक कर लो, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की जो इनकम हो तो उसको लेस कर दो, वो कर लेते हैं। तो यहाँ नॉन कैश एक्सपेंस बहुत सारे हैं। नॉन कैश एक्सपेंस यहाँ पे गुडविल रिटर्न ऑफ, इसलिए कैश नहीं जाता, डिप्रेशन के लिए कोई कैश नहीं जाता, लॉस इन सेल ऑफ एसेट भी कैश नहीं जाता। तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है तो इनको ऐड बैक कर लो 35, 47 और 43, और उसके बाद ये जो इन्वेस्टेड एक्टिविटी की जो इनकम है वो माइनस कर दो 45 एंड 65, करेक्ट। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि ये माइनस करने का आपको नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस मिल जाएगा। उसका एसेट और लायबिलिटी, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का नियम लगाना है। सिंपल, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का नियम लगा देते हैं। तो यहां पे एसेट बढ़ रही है तो कैश घटेगी, और लायबिलिटी घट रही है तो कैश भी, तो भी कैश घटेगी। एसेट का रिलेशन, एसेट के साथ रिलेशन इनडायरेक्ट होता है। एसेट बढ़ेगी तो कैश घटेगी, और लायबिलिटी के साथ रिलेशन डायरेक्ट होता है। अगर लायबिलिटी घटेगी तो कैश भी घटेगी, तो ये दोनों घटा दिए। तो अब इसके साथ अगर हम ये दोनों प्लस कर दे 90,000 तो हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स मिल जाएगा। तो 320 प्लस 90 4,10,000। फिर ये सारे तीन प्लस कर दो, तो यहाँ कर देते हैं, मैं भी कैलसी ले लूँ बिकॉज गुजरात बोर्ड में कैलसी अलाउड है। हाँ जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 35,000 प्लस 47,000 प्लस 43,000 तक का टोटल आएगा 1,25,000, माइनस 45,000 माइनस 65,000 तक का 15,000 आंसर आएगा। तो 4,10,000 प्लस 15,000 4,20,000 आपका आंसर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो पहला स्टेज जो होता है वो खत्म होने पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स मिलता है, ये वाला। फिर दूसरा स्टेज खत्म होने पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस मिलते हैं, ये भी हमने ले लिए। और अब यहाँ पे माइनस, ये दोनों अगर हम 190 माइनस करेंगे 420 आने से, तो जो आंसर 285 आएगा इट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हम ये भी कर लेते हैं 425 माइनस 190, आपका आंसर आ गया 235। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, ये वाला क्वेश्चन बाद में लेते हैं।